जो किसान है आत्महत्या कर रहा है, उसकी आई हुई फसल डूब चुकी है, वो कर्जे में डूब के मरेगा। ये परिस्थिति है सरकार ने निर्माण की है। लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। मुझे लगता है जो लोगों को पहले अच्छे पगार थे 50% पे आज काम कर रहे हैं, नहीं तो घर जाओ, जॉब छोड़ दो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ हकीकत में है वो सब बयान कर रहा हूं। लोगों के हित के निर्णय ये सिर्फ लोगों के हित में ले, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट करने के लिए। जो हॉस्पिटल 99% हॉस्पिटल ये ट्रस्ट के हॉस्पिटल, तो इसके ऊपर रेट कैपिंग गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। विपक्ष के अंदर अगर मैं कोई नेता को मानता हूं तो वो माजी पंतप्रधान अटल जी बिहारी साहब, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का ऐसा एक भी देहात नहीं है जो पवार साहब को नहीं जानता है। और तुम्हारे शहर का विकास मतलब देश का विकास होगा, इससे मैं मानता हूं। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज 24 के स्पेशल शो अपना शहर अपना नगर सेवक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि समय समय पर हमने अपने शो के माध्यम से 9 मई में जितने भी नगर सेवक हैं, एमएलए हैं, उनका आपको रूबरू कराया है। पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी राजनीति को लेकर क्या उनका उद्देश्य है और उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है जनता के लिए। साथ ही जनता के जो सवाल हैं वो भी हम नगर सेवक से पूछते हैं। साथ ही आप उनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसकी जानकारी भी हम अपने शो के माध्यम से दे रहे हैं। तो आज हम मिलने आए हैं जाने माने पॉलिटिशियन विक्रम धनाजी सिंधे जी से, जो अपने काम के कारण जाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिससे आम जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे कर सके। आज हमसे रूबरू होंगे, तो समय न गवाते हुए आज डायरेक्ट मैं उनसे परिचय कराता हूँ। सर, द पब्लिक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, जनता से जुड़ी ये जो हमारी शो है, इसमें हम वो सवाल रखते हैं जो जनता जानना चाहती है। तो सबसे पहले सर, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी शुरुआत ही हमारे घर में ही पॉलिटिक्स और समाजकारण हमारे ग्रैंडफादर से ही चलते आया है। मैं सांगली डिस्ट्रिक्ट से खानापुर तहसील से बिलोंग करता हूं और हमारे ग्रैंडफादर ने बहुत बड़ी मूवमेंट उस वक्त समाज के लिए ली थी, आज से 70-80 साल के पहले। और हो सकता है कि उनका ही दायित्व होगा कि हमारे पिताजी बाद में फौज में गए और हम आर्मी में जाने के बाद हमें जात धर्म का कोई विषय ही नहीं था, क्योंकि फौज में जाने वाला व्यक्ति एक फौजी का लड़का कहलाता है। जब रेजिमेंट में कोई अगर पूछता है आप कौन हो, तो हमारे पिताजी का जो रैंक होता है सूबेदार शिंदे साहब का लड़का हूँ, बस। हमारी जात धर्म प्रांत सभी उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले तो प्रांतीयवाद जातीयवाद ये हमारे खून में ही नहीं था। हमारे ग्रैंडफादर हो, हमारे माता पिता हो, उनके माध्यम से हमारे समाज सेवा करने का काम मिला, काम करने का एक हौसला मिला। और जब हमारे डैडी रिटायर होने के बाद दिल्ली मेरठ से डायरेक्ट हम नवी मुंबई आए, और नवी मुंबई में आने के बाद सबसे आश्चर्य की बात थी कि महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र 1980 में आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ माय फादर फौज में पूरे 28 साल का उन्हें कार्यकाल पूरा किया। और उसके दरमियान 62, 65, 71 तीनों वॉर में आर्टिलरी में होने के वजह से तीनों वॉर में फ्रंट पे थे। तो खून में एक जज्बा था, देश के प्रति प्यार था, और ये जो आपको बाहर मार्केट में नहीं मिल सकता, ये आपके खून में ही होना बहुत जरूरी है। जब नवी मुंबई में आए और उसके दरमियान जब हम यहाँ आए, तो यहाँ पर आने के बाद हमें मराठी सीखना पड़ा, क्योंकि हमें मराठी आता ही नहीं था। कहने का तात्पर्य कि नॉर्थ में रहने की वजह, महाराष्ट्र होने के बावजूद हमें मराठी का ABCD ही नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में आने के बाद एक सब्जेक्ट मराठी था, फिर यहाँ पर आके हम लोग मराठी सीखे। मराठी सीखने के बाद में यहाँ पर कॉलेज और स्कूल्स के एडमिशन के दरमियान में, कॉलेज के एडमिशन के दरमियान में मालूम पड़ा
कि जाति के धरती पे वो यहाँ पर एडमिशन होते हैं, रिजर्वेशन होती है, जबकि एक हमारे लिए एक बहुत शॉकिंग था, क्योंकि हम लोग सेंट्रल स्कूल में पढ़े थे, सीबीएसई में इस प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, तो हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आश्चर्य हुआ कि मैं मराठा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मतलब ये एजुकेशन से निगडित क्यों होना चाहिए। एजुकेशन के दरमियान हर इंसान को अपना कैलिबर के हिसाब से, वो कोई भी जाति धर्म का हो, उच्च वर्णीय हो, दलित हो या कोई भी समाज का हो, ओबीसी हो, उसकी कैलिबर, उसका एजुकेशन, ये चीज़ें उसकी हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन बाद में हमें कभी भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्कूल में ही अच्छे परसेंटेज मिलते गए, कोई भी जगह पे रुकावट नहीं आई। और उसी दरमियान जब ये सब चीज़ें सोशल एक्टिविटीज का मालूम होते गया कि समाज यंत्रणा में क्या 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 कमियां हैं, ये जब हम खुद नहीं उतरते, तो उसकी वजह ही मैं आस्ते 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 पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ता गया। घर में से पहले से ही समाज कार्य की लगन थी, क्योंकि हमारे चाचा खुद गांव में, हमारे मूल गांव जो बेनापुर है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर 25 साल से सरपंच रह चुके थे, वो भी विधायकी 1984 में लड़े थे। और ये सब मतलब एक वो समाजवादी विचार के थे, उस वक्त सोशलिज्म के माध्यम से वो उस वक्त वो पार्टी से लड़ते थे। लेकिन कालांतर में जब हम नवी मुंबई में आए, तो यहाँ पर मुझे कांग्रेस एक ऐसा सेक्युलर पक्ष लगा कि जिसमें कोई भी जाति धर्म को एक हिसाब से तोला नहीं जाता है, यहाँ पे हर एक को समान दर्जा दिया जाता है। आप उनके उसमें जा रहे हो? नहीं, कभी भी बहस नहीं होती है। और सबसे बड़ा मेरी पूरी पॉलिटिकल और सोशल और मेरे जो सामाजिक, इसमें जो पूरा मेरा आज तक का प्रयास है, प्रवास है, उसके अंदर मेरी वाइफ का सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि पॉलिटिक्स और समाजकारण और राजकारण करते वक्त हमें पूरा 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है। और हम घर कभी जाते हैं, सुबह उठ के कभी निकलते हैं, तो कभी कभी तो 2-2 दिन, 3-3 दिन मैं बच्चों से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं लेट आता था। और जब भी वो जाते थे, सुबह स्कूल चले जाते थे, तो सुबह मेरी मुलाकात नहीं होती थी। तो सर, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। सर, आप एक स्पोक पर्सन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो सर आप दो जिम्मेदारी देख रहे हैं। एक तरफ घर की जिम्मेदारी, वो भी इम्पोर्टेंट है, और आप वाइस प्रेसिडेंट स्पोक पर्सन भी हैं। तो सर, आप किस जिम्मेदारी को फर्स्ट प्रायोरिटाइज करते हैं, घर को या पॉलिटिक्स को? देखिए, दोनों जिम्मेदारियां समतोल है, क्योंकि जिस प्रकार जीवन में 2 पहिए के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है, उसी प्रकार से परिवार में अपनी फैमिली, मतलब मेरी वाइफ हो, बच्चे हो, मेरा भाई है, भाई के बच्चे हैं, ये हमारा एक कुटुंब है। और जब तक फैमिली के अंदर से अगर किसी को सपोर्ट या साथ नहीं मिलती है, तो आप सोशल या पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट में या समाज कार्य करते वक्त उसको भी उतना ही महत्व देना चाहिए। उसका कारण ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होना चाहता है और आपको अगर रात को 2 बजे फोन करता है, तो उस वक्त मेरी लाइफ थोड़ी मुझे बाजू रखनी चाहिए, मेरे पर्सनल लाइफ थोड़ी बाजू रखते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे उसकी तकलीफ में बेरात, अगर रात दिन में कभी फोन करता है, तो उसे इतने बड़े पृथ्वी के ऊपर मुझे पर बहुत बड़ा ट्रस्ट लगता होगा, तभी वो मुझे कॉल करता है कि यही व्यक्ति मुझे मदद कर सकता है। और मैं सबसे पहला मेरा दायित्व समझता हूं कि जो व्यक्ति मुझे अगर उसकी कठिनाई परेशानी में याद करता है, तो परमेश्वर ने मुझे उसके लिए भेजा होगा कि मैं पहले उसका काम करूं और मेरी फैमिली को थोड़ा साइड रख के। क्योंकि मेरी फैमिली तो मेरे साथ है, लेकिन मेरे वो चंद सेकंड, चंद मिनटों की वजह अगर किसी की जान बच सकती है, किसी को मेरे से मदद हो सकती है, और अगर उसके परिवार में कुछ अच्छा हो सकता है, तो उसको मैं पहला दायित्व देता हूँ और पहला प्राधान्य देता हूँ। राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, राजनीति में सबसे पहले तो आदर्श मैं मेरे ग्रैंडफादर को मानता हूँ। क्योंकि उनके, जब हम बचपन में देखते थे, गांव जाते थे, तो हमारे पूरे जो पंचक्रोशी कहते हैं, आजू बाजू के 5-25 गांव, 5-25 गांव में हमारे नाना, उन्हें कहते थे नाना पाटिल कहा जाता था, और उनको हर व्यक्ति बहुत आदरपूर्वक उनका नाम लिया जाता था। जहाँ तक कि मैंने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन हम जब उनके बारे में सुनते हैं, और हर समाज के लोग, हर गांव के लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे से रिश्तेदार बोलते थे, हमारे गांव में जो दलित समाज है, ओबीसी घटक है, हमारे आजू बाजू के गांव के लोग हैं,
तो हर गांव के लोगों को एक आदर युक्त व्यक्ति मतलब नाना उस वक्त माने जाते थे। तो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा जो आदर्श है वो है। और पॉलिटिक्स के अंदर तो आने के बाद में हमें जिस वक्त मेरा स्टार्टिंग कॉलेज की लाइफ से जो राइजिंग था उसमें मैंने कुछ साल कामगार क्षेत्र में भी 8-10 साल काम किया है। और मुझे पॉलिटिकल मेरे बड़े भाई जैसे मेरे घर के फैमिली के कुटुंब में प्रमुख जैसे जिनका मुझे हमेशा साथ मिला वो भाई जगताप जी का मिला। भाई जगताप जी ने मुझे हमेशा, उनकी पूरी फैमिली ने कभी भी शिंदे फैमिली को अलग नहीं समझा और एक अपने कुटुंब का अपना छोटा भाई समझ के उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया। और आज भी उनका मुझे हर प्रकार से साथ और आशीर्वाद मिलता रहता है। आप राजनीति में नहीं होते, नगर सेवक नहीं होते, स्पोक पर्सन नहीं होते, तो आप सेकेंड ऑप्शन आपके लाइफ में क्या रहता? मेरी जिंदगी में मैंने सबसे पहले तो समाज कार्य सोशल एक्टिविटीज का काम चालू ही किया था। सोशल एक्टिविटी करते 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 इंसान राजनीति में घुसा है। तो अगर वो नहीं होता तो मैं सोशल एक्टिविटी ही करता और सोशल एक्टिविटी आज भी कर रहा हूं। तो मैं कभी भी पॉलिटिकल एंगल को प्राधान्य नहीं देता हूं। पॉलिटिक्स का अर्थ है जो मैं मानता हूं कि आपके पद का और आपकी ताकत का उपयोग लास्ट के घटक तक सामान्य लोगों को होना चाहिए, ना कि अपने खुद के स्वार्थ के लिए होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर ऑफिस, मेरा ओपन ऑफिस है, यहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी वक्त आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है और हर एक के पास मेरा पर्सनल नंबर है। तो आप मुझे कोई भी व्यक्ति 24/7 कॉल कर सकता है। तो सोशल काम में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसका एक पार्ट है कि हमें सत्य में रहकर और कुछ चीज़ें जो हम सोशल बाहर सत्य के बाहर रह के नहीं कर सकते, तो उसके लिए कभी कभी सत्ता की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके लिए पॉलिटिक्स से जुड़ना अवश्य समझा और मैं वो दोनों काम आज 80% समाजकारण और 20% पॉलिटिक्स, जो 15 दिन राजकारण इलेक्शन के होते हैं वही दिन, उसके छोड़ने के बाद में वो वक्त खत्म होने के बाद हम आने वाला व्यक्ति कौन सी पार्टी को काम करता है, कौन सी जाति को बिलोंग करता है, कौन से धर्म को बिलोंग करता है, वो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा है। अगर मुझसे कुछ काम होने वाला है तो हर व्यक्ति का काम करने की कोशिश करता हूँ। सर, चुनाव लड़ने से पहले आपने जनता को क्या क्या प्रॉमिस किया था, क्या क्या काम आप करके आएंगे और उसके कारण आप जीत के भी आए, सो प्रॉमिस याद है? सबसे पहले तो मैं 2000 में फर्स्ट टाइम मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता था। यहाँ पर जो मेरा एरिया सेक्टर 16 अचकूर पार्ट सेक्टर 15 का था। हमारा LIG, MIG और हाउसिंग सोसाइटी इस प्रकार से एक समीकरण वाला एरिया है। यहाँ पर सबसे बड़ी उस वक्त लोगों को जो तकलीफ थी कि ये सब घर सिड़कों निर्मित घर हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम था, इंटरनल फुटपाथ का प्रॉब्लम था, पेवर ब्लॉक का प्रॉब्लम था, वाटर का प्रॉब्लम था, सीवरेज का प्रॉब्लम था, लाइट का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जाती थी। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने मेरे कोई भी इलेक्शन में कोई प्रोमिसेस नहीं किए। मेरा एक हमेशा एक ये रहता है, मैं पहले काम करता हूँ और फिर लोगों को बोलता हूँ अगर काम हुआ है तो मुझे वोट दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिए। ये बोलने वाला व्यक्ति भी मैं हूँ। तो जनता को आपने क्या बोला था उस समय? मैंने उस वक्त बोला था आपके शहर का, आपके जो एरिया है उसका विकास आपकी नजरिए से भी अच्छा होगा। और मैंने पहले 2000 में आने के बाद में C2 टाइप है, B3 टाइप है, B2 टाइप है, यहाँ के इंटरनल पानी की लाइन पूरी नहीं डाली गई। मल निसरण वाहिनी जो सीवरेज वाटर का जो लाइन होती है वो हमने पूरी इतनी चेंज कर दी कि उस वक्त यहाँ पे बैठे घर थे, सिंगल फ्लोर्स थे, आज यहाँ पर G+2 घर बन चुके हैं। लेकिन सेकेंड फ्लोर पे भी विदाउट पंप पूरे प्रेशर से पानी आज भी यहाँ मिलता है। यहाँ के पेवर ब्लॉक जो लगाने का कारण था फुटपाथ का, यहाँ पर उस वक्त में बहुत सारी जगह पानी का लीकेजेस था, संडास का पानी बहता था रास्ते के बीच में। लेकिन बड़ी लाइन, बड़े पाइपलाइन डालने की वजह आज वो वहाँ की समस्या खत्म हो चुकी है। उसी प्रकार से पेवर ब्लॉक बनने के बाद में ये आपको आज रो हाउसेस के रूप में, जो एक टाइम में झोपड़ी गिरी जाती थी, आज रो हाउसेस में परिवर्तित हो चुकी है। स्ट्रीट लाइट, हमने कहा कि जब LIG को कोई प्रकार का कंपाउंड नहीं है तो इसका इंटरनल स्ट्रीट लाइट का मेंटेन भी महानगर पालिका के माध्यम से आज भी होता है। और उस वक्त का जो मेरा प्रयास था, जो मैं चाहता था, वो सब चीजें 100% मैंने उस टाइम में 100%।